नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से किसने निकाला था? चार ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक और बिंदुसार। प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा शासक है जिसने यूनानियों को भारत से एक तरह से निकाल दिया था या भगा दिया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कौन? आपको चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही व्यक्ति था जिसने सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको पराजित किया था। तो इस तरह से वो उसने ही सेल्यूकस निकेटर को यानी कि यूनानियों को भारत से बाहर कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपके लिए क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पर देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है उसमें दिया हुआ है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, वही है वो व्यक्ति जिसने यूनानियों को भारत से बाहर किया हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बारे में अभी हमने बात की। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से जो ऑप्शन है वो कौन इसका पुत्र है। तो चार नाम दिए वो भी देख लीजिए, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक और बिंबिसार। तो प्रश्न में पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक और उसके पुत्र की बात की गई है। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर है बिंदुसार। ध्यान रखेंगे कौन? बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंदुसार ही है किसका पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो यहां पर प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि अशोक के जीवन काल में वो कौन सी बड़ी घटना घटी जिसके चलते उसने अपनी सारी नीतियों को ही परिवर्तित करके रख दिया था। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला है तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा ऑप्शन है कलिंग युद्ध, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म को अपनाना, चौथा ऑप्शन मिशनरी को सिलोन भेजना। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर कौन है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी घटना है अशोक के जीवन में जिसने अशोक के पूरे जीवन चरित्र को ही बदल करके रख दिया? तो वो घटना है आपकी कौन सी? कलिंग का युद्ध, जो कि उसके शासनकाल के 8वें-9वें वर्ष एक तरह से लड़ा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब उसने सत्ता संभाली थी, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको सत्ता कब मिली थी? 273 में, और 273 के बाद उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था 269 में। तो राज्याभिषेक जब 269 ईसा पूर्व में करवाया उसने, तो ईसा पूर्व मतलब 269 से 8 वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष में। तो अर्थात आप यहाँ पे याद रखना है आपको कि 261 ईसा पूर्व। कब याद रखना है? 261 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए कि अशोक को सत्ता प्राप्त हुई थी 273 ईसा पूर्व में। उसने अपना राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद अर्थात 269 ईसा पूर्व में करवाया। परंतु इसके बाद मतलब जब उसने 4 साल का जो गैप है, ये भी इतिहास में एक बहुत ही विवादास्पद चीज है कि कई बार ये भी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि आखिर ये 4 साल अशोक ने कहाँ लगाए, मतलब 4 साल का समय उसने क्यों लगाया अपने राज्याभिषेक में? तो ये अपनी जगह एक अलग प्रश्न बनता है। अब हम यहाँ पर ये जानने के प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रश्न के अनुसार जो मैंने उत्तर बताया आपका कलिंग का युद्ध, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब हुआ। तो अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 269 ईसा पूर्व में, और उसके 8 साल बाद यानी कि 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में ये प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में आप सभी को पता है कि जैसे कि भयंकर नरसंहार हुआ, और उस नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उस हृदय परिवर्तन के चलते ही अशोक ने अपनी जो युद्ध विजय या दिग्विजय की नीति है उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया, और उसकी जगह उसने धम्म विजय की नीति को अपना लिया था। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और जो आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध ही वो घटना है जिसकी वजह से अशोक ने ये सारे परिवर्तन अपनी प्रशासनिक नीति में किए थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विष्णुगुप्त, दूसरा उपगुप्त, तीसरा ब्रह्मगुप्त और चौथा है बृहद्रथ। आपको यहाँ पर यह बताना है कि वो कौन सा व्यक्ति था, बौद्ध व्यक्ति था, जिसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को एक तरह से अपना लिया था। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, उपगुप्त। उपगुप्त ही वो व्यक्ति था जिसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो अशोक है, आप सभी को पता है अशोक के बारे में, मौर्य वंश का शासक अशोक, और उसने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, जैसे कि अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले, तो उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद क्या किया कि अपने जो विचार थे, धार्मिक विचार, उनको पत्थरों पर लिखवाया, जिसको हम लोग अभिलेखों के नाम से या शिलालेखों के नाम से जानते हैं। तो अभिलेखों के माध्यम से उसने अपने सारे संदेशों को फैलाया है। उसने 3 तरह के अभिलेख लिखवाए हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख या गुफा लेख। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अशोक ने 3 तरह के अभिलेख लिखवाए हैं।
स्तंभ शिलालेख यानी कि बड़े बड़े चट्टानों को कटवा करके उस पर अपने धार्मिक संदेश लिखवाए। इसके अलावा स्तंभ लेख यानी कि चट्टानों को पिलर के फॉर्म में स्तंभ के रूप में कटवाया, उस पर अपने संदेश लिखवाए। और तीसरा गुफाओं के अंदर भी मतलब चट्टानों को कटवा कर गुफाएं बनवाई और उन गुफाओं के अंदर भी अपने धार्मिक संदेशों को लिखवाया है। अब यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसने जो लिखवाया है उनकी लिपि क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मगधी, ब्राह्मी, पाली और देवनागरी। तो याद रखेंगे कि उसकी लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि। याद रखना है कौन सी लिपि है, अधिकांश अभिलेखों की, सभी की नहीं, अधिकांश अभिलेखों की जो लिपि मिलेगी वो है ब्राह्मी लिपि। इस प्रश्न का उत्तर है ब्राह्मी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुणाल, बृहद्रथ, सुसीम और संप्रति। तो पूछा गया है किस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक दिखाई देता है वो तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्त मौर्य है। अब ये पूछा जा रहा है कि अंतिम शासक कौन दिखाई देता है। तो अंतिम शासक हमको दिखाई देता है बृहद्रथ। और ये भी कभी कभी प्रश्न आता है कि बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक था उसकी हत्या किसने की थी। तो उसकी हत्या उसके ही एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और उसने एक नया वंश स्थापित किया था जिसको हम लोग बोलते हैं शुंग वंश। तो दोनों ही तरह के प्रश्न आते हैं कि बृहद्रथ की हत्या करने वाला कौन है, तो उसका ही एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और इससे आपके 2 प्रश्न बन गए, एक तो ये कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है। तो इस वंश का अंतिम शासक आपको कौन दिखाई देता है, बृहद्रथ। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है बृहद्रथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध नाम या बौद्ध पाठ। तो मिलिंद पन्हो आप याद रखेंगे कि एक पुस्तक है और एक किताब है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, नागार्जुन या नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षु के द्वारा लिखी गई है। और ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, ये मिलिंद अर्थात मिनांडर कौन है, तो एक हिंद यूनानी वंश का शासक है जो कि भारत में शासन करता था, जिसका वास्तविक नाम मिनांडर था और उसे ही भारतीय या हिंदू परंपरा में मिलिंद कहा गया। तो मिलांडर या मिलिंद के बीच यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो किताब है इसमें 2 लोगों के बीच धार्मिक बातचीत है। कौन कौन से 2 लोग हैं, तो एक है मिनांडर जिसको आप लोग किस नाम से जान रहे हैं, मिलिंद। तो मिनांडर या मिलिंद एक ही है और इसके साथ धार्मिक बातचीत की है किसने, नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु ने, नागार्जुन या नागसेन। तो ये जो किताब है ध्यान रखेंगे क्या है, ये एक किताब है और इस किताब में एक हिंद यूनानी वंश के शासक और उनका शासक का नाम है मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नागसेन, इन दोनों के बीच धार्मिक बातचीत का वर्णन मिलता है। और इस धार्मिक बातचीत के बाद हमको यह भी दिखाई देता है कि मिनांडर या मिलिंद ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बौद्ध पाठ या बौद्ध किताब। ये आपको जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो कुषाण वंश रहा है ये एक मौर्योत्तर काल का वंश है। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि मौर्यों के पतन के बाद भारत में जो काल हमें दिखाई देता है वो मौर्योत्तर काल है और उस मौर्योत्तर काल में हमें भारत में जो सबसे प्रसिद्ध वंश दिखाई देता है वो कौन सा वंश, कुषाण वंश। उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो ये पूछा गया है कि ये जो कुषाण वंश है, प्रश्न को एक बार देख लीजिए, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि वो कौन सा कुषाण वंशी शासक था जिसने अपने शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, अर्थात उसको बचाने का, उसको फैलाने का कार्य किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, कौटिल्य, अशोक, विक्रमादित्य और कनिष्क। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क ही वो व्यक्ति है इस काल का और इस वंश का जो कि जिसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का कार्य किया था और ये इस काल का सबसे महानतम शासक भी हमें दिखाई देता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। तो भारतीय हिंदू परंपरा का एक प्रसिद्ध कैलेंडर है, संवत मतलब कैलेंडर है। आपको ये बताना है कि ये जो विक्रम कैलेंडर है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन है, पहला ईसा पूर्व 50 में, दूसरा ईसा पूर्व 47 में, तीसरा ईसा पूर्व 55 में और चौथा ऑप्शन है ईसा पूर्व 57 में। तो विक्रम कैलेंडर जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है ईसा पूर्व कब, 57 में। तो ऑप्शन डी इसका प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो ये प्रश्न कलिंग से जुड़ा हुआ है। कलिंग की वर्तमान स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि कलिंग की वर्तमान स्थिति उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है, उड़ीसा। तो उड़ीसा का एक जगह है कलिंग और उसी से जुड़ा प्रश्न है और पूछा गया है कि इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा शासक था जो कि प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक के रूप में हमको दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है खारवेल, चौथा है मयूर शर्मन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है खारवेल। खारवेल जो है
है वो कलिंग का एक महान शासक हुआ करता था प्राचीन काल में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो ये भी एक मौर्योत्तर काल का भारतीय वंश, ध्यान रखेंगे सातवाहन वंश भी एक भारतीय वंश है और ये मौर्योत्तर काल का भारतीय वंश है। तो मौर्यों के पतन के बाद आपको भारत में दिखाई देगा कि दो तरह के वंश भारत में शासन करते हैं, एक विदेशी वंश और कुछ भारतीय वंश। तो भारतीय वंशों में से एक बड़े ही प्रसिद्ध वंश दिखाई देता है, कौन सा वंश? सातवाहन वंश, जिनका शासन मध्य भारत और दक्षिण भारत में दिखाई देता है, खास करके दक्षिण भारत के एरिया में इनका शासन दिखाई देता है। और इस वंश की एक बहुत ही प्रसिद्ध बात दिखाई देती है, विशेष बात दिखाई देती है कि इस वंश के शासक जो है अपने नाम के पहले पूर्व अपने माता के नाम को जोड़ देते थे। तो पहले अपनी माँ का नाम लिखते थे, उसके बाद अपना नाम लिखते थे। ये इस वंश का एक बहुत बड़ी विशेषता हमको दिखाई देती है। अब प्रश्न में पूछा गया कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा प्रसिद्ध सातवाहन शासक है जो अपने समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ। तो ऑप्शन में देख लेते कौन कौन है। सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, सिमुक और हाल। तो आपको बताना है, तो ध्यान रखेंगे कि इस वंश का जो सबसे महान या प्रसिद्ध शासक हमको दिखाई देता है वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो आंसर में होगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वो इस वंश का सबसे महान शासक हमें दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो बात किसके बारे में की जा रही है? जंग रहित लौह स्तंभ की। तो एक ऐसा लोहे का स्तंभ या लोहे का पिलर जिसमें जंग नहीं लगा है। और कहां पर है वो लोहे का पिलर? वो पिलर है आपका महरौली। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि महरौली क्या है। तो महरौली है दिल्ली में। तो दिल्ली में जहां पर आपको कुतुब मीनार दिखाई देता है, उसी कुतुब मीनार के परिसर में ही आपको ये लोहे का स्तंभ दिखाई देता है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। यही इसकी विशेषता और ये बहुत प्राचीन काल का माना जाता है। अब ये आपको बताना है, यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि ये बताना है आपको कि ये जो जंग रहित लोहे का स्तंभ है वो किस काल में बना हुआ है। यही यहाँ पर पूछा गया, किसने स्थापित किया, मतलब किस काल का। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए गुप्त वंश है, दूसरा है सातवाहन वंश, तीसरा ऑप्शन में मौर्य वंश और चौथा ऑप्शन है कुषाण वंश। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए गुप्त वंश। गुप्त वंश का एक शासक आपको दिखाई देगा जो कि इस वंश का सबसे महानतम शासक दिखाई देता है। कौन है वो? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही वो शासक है जिसने इस लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था, क्योंकि इस जो लौह स्तंभ है ये इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है चंद्र। अब इतिहासकारों का ये मानना है कि इसमें चंद्र नामक जिस व्यक्ति की उपलब्धियों का वर्णन है वो चंद्र जो है और कोई नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है जो कि गुप्त वंश का एक महान शासक हुआ करता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुप्त वंश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? तो प्रश्न में पूछा गया है कि ये चार वंशों में से कौन सा वंश है जिसके सिक्कों में ये दिखाई देता है कि वो लोग संगीत के प्रेमी हुआ करते थे। तो वो इस चार ऑप्शन में से हमारे जो सही उत्तर होगा वो है गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश का जो एक शासक हमको दिखाई देता है कौन? समुद्रगुप्त, जो कि जैसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर वो संगीत का प्रेमी होगा। तो गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त जो है उसके सिक्कों पर उसको ऐसा दिखाया गया है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्तों में संगीत को लेकर के एक विशेष स्थान या सम्मान था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी गुप्त वंश ही वो वंश है जिसके सिक्के के आधार पर कहा जा सकता है कि वो लोग संगीत से प्रेम किया करते थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? चार ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो प्रश्न में पूछा गया कि गुप्त काल में किस धातु के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में आपको दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए थे सोने के, गोल्ड के। तो सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे। और ये भी याद रखना है कि आपको कि गुप्तों के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दीनार। तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न बनता है कि उनके सिक्के क्या कहलाते थे? तो दीनार। और किससे बने थे? तो सोने से। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर एक पुस्तक की बात की गई है और पुस्तक में नाम दिया गया है क्या? मेघदूत। और आपको ये बताना है कि ये पुस्तक किसने लिखी है। चार ऑप्शन है शूद्रक, कालिदास, वात्स्यायन और भास। तो इस पुस्तक के जो लेखक हमको दिखाई देते हैं वो हैं कालिदास, जो कि प्रसिद्ध और महान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे और साहित्यकार थे। तो कालिदास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है मेघदूत।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके लिए? कालिदास। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास। और ये जो पुस्तक है मेघदूत, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस पुस्तक में मेघदूत ने यक्ष और यक्षिणी के बीच की एक कल्पना प्रस्तुत की है। तो यक्ष और यक्षिणी के बीच की प्रेम कथा या विरह कथा का वर्णन इस कथा में उन्होंने किया है, इस पुस्तक में किया है। और इसमें उन्होंने बताया है कि यक्ष जो कि एक तरह का देवी देवता है, तो यक्ष ने मेघ यानी कि बादलों को आधार बना करके अपने प्रेम संदेशों को यक्षिणी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो उसी पूरी कल्पना को इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है मेघदूत। तो मेघ को दूत बना करके प्रयोग किया गया है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आज जो हमने अभी ये इतिहास के यहाँ पर ये प्रश्न देखे हैं, ये सारे ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और अक्सर किन्हीं न किसी एग्जाम में ये आपको दिखाई दे जाते हैं। तो आप इन पर जरूर ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।